प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो पहला के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 नामदेव, और नामदेव के काल रहा 1270 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। और ऑप्शन 1 है कबीर, कबीर के काल रहा 1398 से लेकर के 1518 तक। और तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तो गुरु नानक देव का समय रहा 1469 से लेकर 1539 तक। और तीसरा है मीराबाई, तो मीराबाई के काल रहा 1498 से 1557 तक। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास सूची 2 में सुमेलित करना है। तो किससे संबंधित है? तो यह संरचनात्मक से संबंधित है। और दूसरा है आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि जो है वह सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। और तीसरा है संपोषित विकास, तो जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। और चौथा है जीवन की गुणवत्ता, तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला है कि वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। और कहता है कि द्रव के सतह का वह गुण जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्रफल अर्जित करना चाहता है उसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और सेविंग ब्रश को जल में डुबाकर बाहर निकालने पर उसका बाल चिपक जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव के कारण जल के सतह पर कपूर नाचता है। और गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म खाना का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह जीभ के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर विभिन्न स्वाद देता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया गया क्या है। ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा कि इन 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर हैं, जो कि यह गलती है। कहता है कि 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी मेरिग्नैक फ्रांस से उड़ान भरी। और 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान ने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। और राफेल विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर 2 सुखोई 30 विमानों द्वारा उनकी मार्ग रक्षक की गई। और इन विमानों के एयरबेस पर लैंड करने पर वाटर सैल्यूट प्रदान किया गया। और यात्रा के दौरान ये विमान संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस संचालित अल दफरा हवाई अड्डे पर रुके थे। और इन विमानों ने फ्रांस से भारत तक लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय की। और इन 5 विमानों में 3 1 सीटर और 2 विमान 2 सीटर थे। अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट।
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है और भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वह सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वह गौरा में या फिर गुहार मोती गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट पर है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविग्रहक सचिव हरिसेन ने की थी। और कनिंघम के मतानुसार यह लेख मुख्यतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था और अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। और इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख अशोक द्वारा कौशाम्बी के मात्रों में से संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदवाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 64वीं बॉक्सकाई इश्तवान मेमोरियल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगरी में 2 से 7 फरवरी 2020 के मध्य 64वीं बॉक्सकाई इश्तवान मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट डेब्रोकेन हंगरी में संपन्न हुआ। हंगरी के शहर है डेब्रोकेन। और भारत ने टूर्नामेंट में 4 रजत तथा 1 कांस्य पदक हासिल की, कुल 5 पदक प्राप्त किए। और भारतीय पदक प्राप्तकर्ता इस प्रकार रहे। रजत प्राप्त करने वाले गौरव चौहान 91 किलोग्राम भार वर्ग के थे। और दूसरा में ज्योति गुलिया जो 51 किलोग्राम भार वर्ग के। और तीसरा में मनीषा जो थी वह 57 किलोग्राम भार वर्ग के। और चौथा में ललिता प्रसाद पोली पाली जो 52 किलोग्राम वर्ग की थी। ये सब रजत प्राप्त करने वाले थे। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है। पहला सूची में दिया गया फसल का नाम और दूसरा में होने वाले रोग बीमारियों का नाम। दूसरा सूची में बीमारी का नाम और पहला में फसल का नाम। तो क्या है कि ऑप्शन 1 है गन्ना। तो गन्ना में किस प्रकार का रोग होता है? तो गन्ना में होने वाली बीमारी रेड रॉट है। और धान में होने वाली बीमारी खैरा। और अरहर में होने वाली बीमारी ऑप्शन 3 जो अरहर दिया गया है उसमें होने वाली बीमारी उकठार या फिर बिल्ट। और चौथा ऑप्शन है आलू। तो आलू में झुलसा या फिर लेड ब्लाइंड नाम की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उससे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट किसी कंप्यूटर या फिर अन्य कंप्यूटर या फिर परिधीय उपकरणों के बीच एक अंतर फलक के रूप में कार्य करता है। और कंप्यूटर में अन्य हिस्सों में जैसे मॉनिटर माउस कीबोर्ड या फिर अन्य उपकरण पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर में जुड़ते हैं। ये पोर्ट समानतः मदरबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को किया गया। अगला प्रश्न है और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के क्रांति में झांसी में नेतृत्व किए थे। और बिहार में विद्रोह का केंद्र बिंदु आरा था और इसका नेतृत्व जगदीशपुर के जो जमींदार थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया।
और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व तत्या टोपे एवं राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस संस्थान ने नैनो कोटिंग से मास्क विकसित किया है जो कोटिंग N95 मास्क की तरह प्रत्येक प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम है? तो 12 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 12 का उत्तर क्या होगा? 12 का उत्तर होगा ऑप्शन 3 ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जाता है। और निर्वाचन आयोग का चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किया गया है, जो भारत के भाग 15 में अंतर्गत आता है। अर्थात निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसे स्वतंत्र एवं संवैधानिक आयोग कहा जाता है। अनुच्छेद 342(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं और इसके पास समान शक्तियां होती है तथा इनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI करता है मौद्रिक नीति का निर्माण। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसे रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह जो है वह बौना ग्रह नहीं है। प्लूटो को प्राग सम्मेलन 2006 में IAU ने बौना ग्रह माना गया है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और फोबोस एवं डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी और निक्स ओलंपिया चोटी भी मंगल ग्रह पर है। और सेरस, चेरॉन, इरिस आदि भी बौना ग्रह हैं। तो अगला प्रश्न है पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। 4 अगस्त 2020 को पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में विमोचन किया। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन SBM के विविध प्रकार के हितधारकों एवं योगकर्ताओं द्वारा 35 निबंधों के माध्यम से SBM के उल्लेखनीय यात्रा दर्शाती है और जिन्होंने इस सामाजिक आंदोलन पर अपना परिप्रेक्ष्य साझा किया है। निबंधों को 4 प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित किया गया है जो SBM के सफलता के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। और इन 4 प्रमुख स्तंभों में राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण और साझेदारियां और जन भागीदारी शामिल हैं। और इस पुस्तक की प्रस्तावना नरेंद्र मोदी ने की। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में। भारतीय नौसेना कानून 1927 में पारित हुआ और भारतीय नौसेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। और भारतीय नौसेना का 3 कमांड है जो वाइस एडमिरल का अधीन होता है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम है
और दक्षिणी कमांड के कोची और पश्चिमी कमांड के मुंबई। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक खाली जगह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। खाली जगह में 6 माह भराएगा, 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6 माह। कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो 6 माह पर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। और भारत में आपातकाल जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया और वित्तीय आपातकाल भारत में अमेरिका से लिया गया है। और आपातकाल के समय संसद के नियंत्रण में विधानसभा कार्य करती है और भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य के राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरिमाओ भंडार नायके। ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके थी, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत के प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार है। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक थे और पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि मत आते हैं। और मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। और महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा गया है, का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड का उपाधि धारण किया था। और अरबों का आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था और उसने राजसिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय जैसे उपाधि धारण किया था। और इसने कैलाश मंदिर, राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और 10 कुमार चरित्र के लेखक डंडी इसके दरबार में विराजमान थे। अगला प्रश्न है कि मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे खाली जगह भरना है, कहाँ संग्रहित करती है। तो खाली जगह में भराएगा ऑप्शन ए, प्रथम अमाशय में संग्रहित करती है। मवेशी घास को निगलने के बाद उसे प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। और छोटी आंत भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, छोटी आंत। और भोजन नलिका का मुख्य कार्य भोजन को अमाशय तक पहुंचाना होता है। और लार ग्रंथियां से निकलने वाले रस भोजन को गीला करके उसके पाचन में सहायक है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया सूची 1 में स्थापना और सूची 2 में स्थापना वर्ष। ऑप्शन 1 है कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका कूट होगा भारतीय ICICI के 1955। और दूसरा ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना। IDBI की स्थापना हुआ था 1964 में। और अगला है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, तो IFCI 1948 में स्थापित किया गया था। और भारतीय लघु उद्योग विकास जो CBD जो है वो 1990 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ 26 जुलाई। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। और उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपनी कई उच्च सीमा चौकियां
हाई आउटपोस्ट की स्वतंत्र करा लिया था। और इस अवसर पर देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमर जवान ज्योति पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के साथ ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले बहादुर सैनिक को साहस और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि दी। अगला है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहे बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु जो है वह क्रोमियम है। और स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4%, क्रोमियम 10.0% और मैग्नीज 0.35% और कार्बन जो है वह 0.25% रहता है। और स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने की सक्षम होता है और इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। और मनुष्य की आँख कैमरा की भांति कार्य करता है। हमारे आँख का पिछला भाग में रेटिना पाया जाता है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर छड़ एवं शंकु नामक कोशिका पाई जाती है जिसमें छड़ रॉड प्रकाश के लिए जबकि शंकु जो कोन्स है रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग होता है जो उभरा हुआ होता है। और मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी कॉर्निया 48 से 72 घंटा तक जीवित रहता है। यही कारण है कि नेत्रदान के समय आँख का कॉर्निया ही दान किया जाता है। आयरिस द्वारा आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। तो कृषि उत्पादों की मांग कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा स्थायित्वहीन में। कृषि उत्पादों की मांग लोचहीन मांग होती है और इसी कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय यानी टोटल रेवेन्यू पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, हमबर्ग जो है एल्ब नदी। हमबर्ग जो है एल्ब नदी कौन सुमेलित है? एल्ब नदी सही है। हमबर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे है और बेलग्रेड जो है वह डेन्यूब नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे नहीं है। और क्यू जो है वह निपर नदी के किनारे है, डॉन नदी के किनारे नहीं है। और लाहौर जो है वह रावी नदी के किनारे है, न कि सतलज नदी के किनारे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। जून 2020 में डॉक्टर हरि सिंह गौर और भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया। और ध्यानतव्य है कि गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी पर किए गए कार्यों को सम्मानित कर रहा है और यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसको सीरीज वाइज लगाना है, तो देखते हैं इसका उत्तर। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ है। तो हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था 1966 से लेकर के 67 के बीच तक। और दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
तो बैंकों का राष्ट्रीय 14 बैंकों का 1969 में 19 जुलाई 1969 में, और गरीबी हटाओ तो गरीबी हटाओ 1971 में दिया गया था यह नारा। और यह नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, जिसे पंचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपुचिया में। अंकोर वाट मंदिर कंपुचिया वर्तमान कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। और विष्णु के समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। और बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि परसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो परसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होता है तो श्रोता को ध्वनि के वास्तविक आकृति से अलग आवृत्ति सुनाई पड़ती है, और इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। और डॉपलर प्रभाव के कारण ही वायुयान की स्थिति एवं दिशा का पता चलता है। अगला प्रश्न है कि 14 से 16 फरवरी 2020 के मध्य 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूनिख जो है जर्मनी में संपन्न हुआ। 14 से 16 फरवरी 2020 के मध्य 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन म्यूनिख जर्मनी में संपन्न हुआ। और यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसे वर्ष 1963 से म्यूनिख में आयोजित किया जाता रहा है। और इस सम्मेलन में विश्व भर के राजनीतिक, विज्ञान और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुच्ची 1974 में किया। नोरियो टानीगुच्ची टोक्यो के विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर थे, और इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग 1974 में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुच्ची 1974 में। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। और प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है। और शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवाय है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ब्यूटेन के। मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समवाय है।
और जिन हाइड्रोजन कार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एक ससंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन कहते हैं। और एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन के प्रमुख उदाहरण है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या फिर एल्कीन का समान सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच 6 मौलिक अधिकार निम्न हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को महत्वाकांक्षी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। 7 दिसंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में निर्मित महत्वाकांक्षी एकीकृत का निर्माण किया। ICCC के फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया, और इसका उद्देश्य लोगों की बहुमुखी ऑनलाइन स्मार्ट सेवाएं प्रदान करना। इसकी निर्माण लागत राशि 38 करोड़ रुपया है, और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को स्मार्ट सिटी अनुप्रयोगों से संबंधित ऑनलाइन डेटा के लिए नोडल बिंदु के रूप में काम करने हेतु डिजाइन किया गया है। और इन सेवाओं में CCTV आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और अनुकूलित यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, जल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली और प्रदूषण निगरानी, संपत्ति कर प्रबंधन और संपत्ति प्रबंधन प्रणाली शामिल है। मौजूदा समय में शहर के 160 सरकारी भवन और पुलिस स्टेशन इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और सभी नागरिक सेवाओं को एक मंच पर लाने के लिए ICCC हेतु एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू खाली जगह के साथ जुड़ा हुआ है, खाली जगह भरना है, खाली जगह में होगा पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्व है, और जल्लीकट्टू काफ़ी विवादित रहा है, जिसमें हिंसा होने की संभावना का कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ओणम केरल का पर्व है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई के हाथ में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में थी, और संभाजी के पश्चात अगला मराठा शासक राजा राम बना। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गया, और उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा शासक घोषित करते हुए खुद मराठा शासन का नेतृत्व करने लगी। और संभाजी के द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को समर्थन देने के कारण औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या करवा दी, और शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई थी। अगला प्रश्न है कि झींगा खाली जगह भरना है प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, आर्थ्रोपोडा। झींगा आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है, और तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, टिड्डी आदि आर्थ्रोपोडा कुल के जीव हैं। और आर्थ्रोपोडा प्राणी के शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, पहला सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर। और आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और इसमें उस अकशेरुकी जंतु को शामिल किया जाता है जिसका पैर संघी युक्त होता है, और इस जंतु के खून का रंग हीमोसिल के कारण सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है
कि जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद प्रकाश दुदेजा को। जुलाई 2020 के रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड यानी रिम बड़ा द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचनात्मक विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और RLDA रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वैज्ञानिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या 10 है और भारत विश्व के समृद्ध जैव विविधता वाला देश में से एक है। भारत में जैव विविधता तटीय क्षेत्र में अधिक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी बिल। पूंजी बिल क्या है कि पूंजी बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। पूंजी बिल सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जाता है और धन विधेयक के राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रख सकता है और धन विधेयक के अंतिम प्रमाणित स्पीकर के द्वारा किया जाता है और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में दिया गया है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का बेअसर वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की। एंटीबॉडी कहाँ स्तनधारी लमाओं से प्राप्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका के। जुलाई 2020 में वैज्ञानिकों ने एक शोध में कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी दक्षिणी अमेरिका के स्तनधारी लमाओं से प्राप्त किए गए हैं। यह शोध रोसालिड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ डायमंड लाइट एंड सोर्स पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया और इन 2 छोटे स्थिर एंटीबॉडी से प्रयोगशाला संवर्धित कोशिकाओं में कोरोना वायरस को बेअसर किया जा सकता है और इसे कोविड-19 के विरुद्ध एक नई चिकित्सा पद्धति को हासिल करने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है और यह अध्ययन नेचर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया और इस अध्ययन के अनुसार नैनो बॉडीज प्रोटीन ESE2 के साथ अंत क्रिया के रोककर कोरोना वायरस सोर्स CoV2 के संक्रमण को रोका जा सकता है। मौजूदा अध्ययन में वैज्ञानिकों द्वारा सोर्स CoV2 को बेअसर करने में दक्षिणी अमेरिका स्तनधारी लमाओं से प्राप्त एंटीबॉडी की क्षमता परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है कि इन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। तो ब्रश के बाल किन तंतु के बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रश के बाल जो है नायलॉन 66 से बनता है और नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। नायलॉन शब्द NY तथा लॉन शब्द से बना है जो न्यूयॉर्क, NY न्यूयॉर्क से और लॉन जो है लंदन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुड़की में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मैसूरी में है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं और अरविंद अडिग के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सिलेक्शन डे
और मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ए रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और बिल क्विंटन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है माई लाइफ द रोड अहेड। अगला प्रश्न है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बंगाली। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 बंगाली भाषा। भारत में हिंदी के बाद बांग्ला सर्वाधिक बोली जाती है।